अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फिर उसके बाद कतर पहुंचे और अब तुर्किया भी जा रहे हैं। ये सह मुल्की दौरा है और ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है कि जब नज़रें इस्लामाबाद पे हैं और पाकिस्तान वाहिद सालिस है अमरीका और ईरान के तनाज़े का, लेकिन पाकिस्तान अपने जो बरादर ममालिक हैं उनको एतमाद में भी ले रहा है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान में हैं। स्पीकर जो मजलिस शूरा है ईरान की बाकर कालिबाफ, उनसे मुलाकात भी हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। तवक्को ये की जा रही है, दुनिया की नज़रें भी इसी क्वेश्चन पे हैं कि क्या कोई मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है और ये कोशिशें क्या रंग ला रही हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान जारी किया है कि वो ये समझते हैं कि जंग बंदी में तौसीह की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान शिद्दत के साथ मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन जब डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं, ऑप्टिक्स को देखा जाता है तो बज़ाहिर ये भी लगता है कि अमरीका की शिद्दत मुआहिदा करने के लिए उससे कई ज़्यादा है। इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इसलिए भी हौसला अफजा है कि मामलात सिमट रहे हैं और मामलात तय पा रहे हैं। दूसरी जानिब चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा मुस्तरद किया है कि चीन ने ईरान को हथियार फराहम किए हैं और इस हवाले से अमरीका को यकीन दहानी करवाई है। अमरीका को चीन की तरफ से ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया है, चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने यह कहा है। उन्होंने एक मरतबा फिर इस अज़्म को दोहराया है कि ईरान का जो तहफ़्फ़ुज़ है और कौमी सलामती है उसका एहतराम हर सूरत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो जंग के आफ्टर मैथ्स हैं या असरात हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर आ रहा है पाकिस्तान के शहरियों पे, और वो लोड शेडिंग है। और लोड शेडिंग के बारे जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी, उन्होंने कहा है कि जंग ख़त्म होने पर लोड शेडिंग नहीं होगी। साथ ही साथ ये जो पैक आवर्स में लोड शेडिंग हो रही है, इस पर अवैस लगारी ने माज़रत भी की है और ये भी कहा है कि जो LNG है वो अप्रैल के माह में पाकिस्तान नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से रात के वक्त में गैस पैदा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये मसला तो है और दुनिया जिस तरह मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान पे भी इसके असरात अब आ रहे हैं। तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा है सऊदी अरब का, देन कतर एंड देन तुर्किया, और साथ ही फील्ड मार्शल ईरान में हैं, इन दौरों के देखने के बाद आपकी दानिश में क्या बात आ रही है कि क्या अब ये कोई मेजर ब्रेक थ्रू मुमकिन है और ये अमरीका ईरान जो जंग है ये सिमटने वाली है, मामलात तय पाने वाले हैं? अब्बास साहब, मैं सुबह देख रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ये जो फ़ौज मुसलसल भेज रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, इसका मकसद ये है कि वो दबाव डालकर ईरान को ये बावर कराने के बाद कि जी बड़ी फ़ौजी कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ हो सकती है, हम नाकाबंदी को मज़ीद मौसर कर सकते हैं, आपकी तवानाई के जो प्लांट्स हैं वो ख़तरे में हैं, ज़राए सारे ख़तरे में हैं, तो वो ट्रंप जल्द अज जल्द मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द अज जल्द जंग बंदी चाहते हैं। तो उससे तो लगता है, इस स्टोरी से तो लगता है, और सदर ट्रंप जो है और उनका स्टाफ जो है फौरी तौर पर तरदीद भी जारी करता है। इसकी अभी तक तरदीद मैंने नहीं देखी, तो इसका मतलब है कि जल्दी अगर कहीं है ईरान को, हमारे इल्म में तो नहीं है अभी तक, लेकिन ट्रंप को ज़्यादा जल्दी है और उसकी वजूहात हैं क्योंकि आलमी ज़िम्मेदारियाँ ट्रंप ने उठाई हुई हैं। सारी दुनिया का जो है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो इसलिए दबाव में वो हैं और जल्दी भी है। लेकिन अगर दोनों की ख्वाहिश है या किसी एक की है तो ये एक अच्छी ख्वाहिश है, हौसला अफजा है। जो भी जंग को ख़त्म करना चाहता है, खा वो ईरान है या ट्रंप हैं, वो दोनों अच्छी बात है। अब हमारे जो दौरे हैं उससे भी साफ लग रहा है कि, और ये चीज़ें अब प्रेस में आ भी रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि दोनों तरफ से जो नॉन पेपर्स का तबादला हुआ है या हो रहा है, उसकी रोशनी में एक पायदार हल तलाश करने के लिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम और जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ये दौरा जो तेहरान की टीम है या जो तुर्किया और कतर और
सऊदी अरब वाली टीम है, ये किसी और मुल्क की एक फरीक का हो गया ना, ईरान एक फरीक है, दूसरा फरीक अमेरिका है, तो उधर भी कोई हमारा डेलीगेशन जा रहा हो या चला जाए या चला गया हो, और चीन भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी जो से ये लगता है, और ट्रंप के बयानात से ये लगता है, और ट्रंप का एक और बयान भी है, वो आपने मेरे ख्याल उसमें मेंशन किया है या नहीं किया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि मज़ीद तोसी की जंग बंदी मैंने मेंशन किया है, तोसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ट्रंप भी ये समझते हैं कि 22 तारीख को ये डेट ख़त्म हो रही है, तो अगर 21 को मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो उनका ख्याल ये है कि एक दिन में हो जाएगा। बज़ाहिर ये इतना बड़ा तनाज़ा है और इतना देरीना मसाइल हैं जी कि ये इतनी जल्दी होने वाले नहीं हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो तो आपको पता है कि वो जो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात है वो इसके आदी हैं, सही है, तो जमाने की कोशिश करते हैं। इरशाद साहब, ये जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये उनके जो वज़ीर बराए जंग हैं हेगस, फिर उनके जो नेशनल सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं वो उनके जो इवन शायद आर्मी चीफ भी थे उसमें, आज डेविड कैन थे, हाँ, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, वो भी जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी कि ये हमने लाइन लगा दी, ये ब्लॉकेड है और इसको किसी ने क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं की, और अगर कोई करेगा तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो सेकंड कैडर आप कह लें, ट्रंप के बाद जो ऑफिशियल्स हैं वो आके अगर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये भी फिर एक प्रेशर टैक्टिक है, ये गैलरी से खेल रहे हैं, अमेरिका के अवाम को मुतमईन कर रहे हैं। कि पिछले 2 दिन में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई इंटरनेशनल मीडिया में, हमारा सोर्स तो वही है कि किसी जहाज़ ने क्रॉस ना किया हो उस बैरियर को जो इस अमेरिका ने लगाया हुआ है। ख़ुद चीनी जहाज़ भी गुज़रे हैं, ईरानी जहाज़ भी गुज़रे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी नाकाबंदी, मौसर नाकाबंदी नहीं है जी। अगर मिसाल के तौर पर एक जहाज़ को रोका गया और एक जहाज़ गुज़र गया है तो इसका मतलब नाकाबंदी तो फिर ना हुई ना। तो इसलिए ये सारे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ट्रंप ये चाहते हैं कि मुआहदा हो, जल्दी हो, लेकिन जब मुआहदा हो तो मैं ये कह सकूं कि ईरान ने हमारे खौफ से, हमारे डर से, हमारे दबाव से ये मुआहदा किया है, वरना उसका कोई इरादा नहीं। सही है, गैलरी से प्ले करने वाली बात है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारिजा पाकिस्तान जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर साहब, ज़ाहिर है एनालिसिस असेसमेंट आपकी भी होंगी, लेकिन कोई इंसाइट भी आपके पास होगी, आपका एक सर्कल है डिप्लोमेसी में। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये सह मुल्की दौरा है, फिर फील्ड मार्शल ईरान में, क्या ये अमेरिका ईरान जंग के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, ये किसी बड़े ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच चुकी हैं? जी देखिए, ब्रेक थ्रू तो पहले भी हुआ था, जाहिर है कि बहुत ही अहम ब्रेक थ्रू था, जो बिल्कुल ही एक ब्रिंक ऑफ प्रेसिपिस से लेके तो एक मुज़ाकरात की मेज़ पे दोनों साइड्स को लेके आए थे पाकिस्तान, और उन मुज़ाकरात में खासी पेशरफ्त भी हुई थी। बहुत ही तवील मुज़ाकरात, इतना लंबा मैराथन दौर था। तो लेकिन उसके बाद देखें कुछ चीज़ों पे मामला अटक गया, और वो चीज़ें इत्तेफाक से कुछ ऐसी ही थी जिस पे मैंने ये इशारा भी दिया था, कमेंट्स भी दिए थे कि जी ये मामला ज़रा मुश्किल होंगे सेटल करना। उसमें न्यूक्लियर इशू है सर फहरिस्त, उसके बाद फिर ये अपना हुर्मस का मामला, फिर प्रॉक्सीज की बात भी थी, और इसी तरह वो सैंक्शंस रिलीफ जो है वो। तो उसमें अब देखें हो क्या रहा है। उसके बाद से मैंने कहा था कि जो है ना, दोनों साइड्स की कोशिश कर रही हैं, ख़ुसूसन अमेरिकन, कि वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर बनाएं। तो बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर कैसे बना रहे हैं कि वो समझते हैं कि ईरान उस लेवरेज को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था जो अपना हुर्मस को ब्लॉक करने से उनको मिली, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये ब्लॉकेड जो है किया इसका। अच्छा, वो ब्लॉकेड जो है, ये बात कि वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, देखिए अगर वो इफेक्टिव ना हो तो फिर ईरान जो है इतने ज़्यादा थ्रेट्स क्यों कर रहा है, फिर उनको इतनी मुश्किल क्यों पड़ी हुई है इस पर। तो जाहिर है किसी हद तक इफेक्टिव तो है, बल्कि अभी तो उन्होंने एक नया बयान भी दे दिया आज अमेरिका ने। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये ब्लॉकेड, बल्कि इसके बाद तो फिर दुनिया में कहीं भी ईरान के जो वेसल्स हैं या कोई ऐसे वेसल्स जो ईरान के फ्लैग के अंडर, क्योंकि आपको पता है कई वेसल्स होते हैं, प्राइवेट वेसल्स होते हैं, किसी मुल्क का फ्लैग यूज कर रहे होते हैं, वो भी होंगे तो उनको भी हम सीज कर लेंगे। तो जाहिर है कि वो पोजीशन ज़्यादा सख्त करते जा रहे हैं। देखिए कैपेसिटी उनके पास है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो वाली जो है इनकी लेवरेज वो पार्शली ऑफसेट की है।
अब दूसरी तरफ ईरान ने ज़ाहिर थ्रेट किया कि अगर वो इसी तरह करेंगे तो फिर वो दूसरी तरफ से रेड सी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो वहां से जो गुजरगाहें हैं जो बाबुल मंदब वाली है, या फिर वो ये गल्फ ऑफ ओमान जो है और ये सी ऑफ ओमान जो है, इसको भी वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जाहिर है कि एक वॉर ऑफ वर्ड्स तो चल रही है, लेकिन ये सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स नहीं है, पॉस्चरिंग नहीं है, बल्कि इसमें एक्चुअल कोशिश हो रही है कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करें। अब इसमें देखें चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट्स एक दो दिन पहले तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से थोड़ी सी सख्त आई थी। अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आई है वो यही, उसमें उन्होंने ईरान को मशवरा दिया है कि अपना हरमुज़ आप ये खोल दें। तो मैं समझता हूँ, और ये मैं कहता रहा हूँ पहले भी, कि चाइना का रोल भी इसमें बहुत अहम है और वो एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी है इसमें। तो देखें इस वक्त अब जब थोड़ा सा ईरान की दाखिली जो सियासत है उसका भी इसमें अमलो दखल इस वक्त है। जब ये अभी फील्ड मार्शल भी ईरान के दौरे पे हैं और फिर जाहिर है उनकी कोशिश है शटल डिप्लोमेसी में कि दोनों साइड्स जो हैं उनकी पोजीशन जो उनसी थोड़ी सी उसमें लचक पैदा करें ताकि बात आगे चले और जो दूसरा सेशन जो मुज़ाकरात का जब भी होता है तो वो प्रोडक्टिव हो, फिर उसमें कोई तातुल ना आए उस तरह का। अब ईरान के अंदर की सियासत क्या है इसमें, देखिए वहां पे अब बहुत सारी अहम पोजीशंस पे इस वक्त हार्डलाइनर्स आ गए हैं। इस तरह जो एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है ईरान में, जो सेक्रेटरी होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो पहले अली लारिजानी थे, उसमें अभी जो है बाकिर जुल्कदर साहब आए हैं, तो ये बहुत ही हार्डलाइनर समझे जाते हैं। इसी तरह जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो नए सुप्रीम लीडर के आए हैं रजाई, वो भी खासे हार्डलाइनर समझे जाते हैं। ये बाकिर जुल्कदर तो इतने हार्डलाइनर समझे जाते हैं कि ये जो जनरल कासिम सुलेमानी थे उनके बॉस थे एक वक्त में, और वो एक टाइम पे तो इस तरह की भी बातें थी कि वो जनरल कासिम सुलेमानी से भी ज्यादा इनको हार्डलाइनर समझा जाता था। तो अब दूसरी तरफ जो है ये जो स्पीकर हैं बाकिर का गालिबाफ, वो जो है जरा प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो और उनका भी ईरानी एस्टेब्लिशमेंट का तो बहुत इत्मीनान है उन पे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो प्रो नेगोशिएशन और जो है ना वो जवाहर साहब ये जो हैं हार्डलाइनर हैं, ये तो अमेरिका का अपना इंतखाब है ना, कि अमेरिका ने क्या, हम तो ये समझते हैं कि वहाँ बड़ी मुशावरत होती है, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं लीडरशिप को ख़त्म करने का, यानी लारेजानी को तो बाद में सोच समझ का निशाना बनाया गया, तो ये सोच के किया गया कि हमारे सामने सख्त मिजाज लोग होने चाहिए, ये नरम मिजाज लोग या जो अमलियत पसंद हैं ये नहीं होने चाहिए, इससे हमें मज़ा आएगा। जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता बिल्कुल आपने उठाया है। देखिए ये जो असैसिनेशंस कौन कर रहा था, शुरू में भी इजरायलीज ने की थी, बाद में भी इजरायलीज ही कर रहे थे, ठीक है, अमेरिकन कॉन्सेंट शामिल थी उसमें शुरू में भी और बाद में भी, खैर वो उनको रोक तो नहीं रहे थे, लेकिन इजरायलीज चुन चुन के ये कर रहे थे। और अब इजराइल क्या चाहता था, देखें सारे मामले में अभी भी क्या चाहता है। इजराइल स्पॉइलर था और अभी भी है, वो उनको तो ये सूट करता था नेतन्याहू को अपनी उसकी दाखिली सियासत की वजह से और इजराइल की पॉलिसी की वजह से भी, कि ये जंग जो है जंगबंदी की तरफ बात ना जाए, ये जंग चलती रहे। तो वो चुन चुन के बिल्कुल इसमें जो है ना 2-3 इंस्टेंसेस हैं इस किस्म के, जहां पे उन्होंने चुन चुन के उन लोगों को असैसिनेट किया जो कि प्रैग्मेटिस्ट थे और जो प्रो नेगोशिएशंस थे। तो ये अमेरिका का नहीं था फैसला, ये इजराइल का था, और वो उसी वजह से वो जो है ना आपको, और इससे पहले भी आपने देखा कि कई वक्त जब मुज़ाकरात चल रहे होते थे या बात अच्छी आगे बढ़ रही होती थी तो अचानक उन्होंने पहली बार भी जंग शुरू करवा दी। पिछले साल तो उन्होंने ही करवाई थी, अमेरिकन तो बहुत बाद में आए हैं उस जंग में। तो वो एक फैक्टर है इजरायली का बीच में इस वक्त भी। अभी भी देखें उन्होंने अमेरिकन से ये जो है ना मनवाया है कि जी लेबनान जो है इसमें शामिल नहीं होगा, वहां पे वो अपनी फौजकशी कर रहे हैं। ऑल्दो कि अमेरिका की अभी हतुल मकतूर कोशिश है कि किसी तरह एक वो एग्रीमेंट तय पा जाए लेबनीज गवर्नमेंट के और इजरायलीज के बीच में, और वो इस वक्त थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर रहे हैं नेतन्याहू को कि वहां पे वो खत्म करें, लेकिन नेतन्याहू अभी जो सब कदा कलाम आप ये फरमाएं कि अब जो मुज़ाकरात का दौर होता है, खा वो पीर को होता है, मंगल को होता है, बुध को होता है या इसके बाद होता है, ये फैसला कौन होगा, या अभी ये मुज़ाकरात लंबे चलेंगे और जंग बंदी का एक नया वक्फा भी आएगा, इसमें तोसी होगी, या आप समझते हैं कि बस ये मुज़ाकरात जब होंगे वो 24 घंटे के हों, 48 घंटे के हों, 72 घंटे के हों, इसमें फ़ैसला हो जाएगा? जी देखें, कोशिश यही है, और ये जो इस वक्त इतनी इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि उनको स्मूदन आउट करने, या वो जो इस तरह के अमूर हैं जो ज़्यादा कंटेंशियस हैं, जिस पे ज़्यादा तनाज़ा है,
उनको रिजॉल्व किया जाए, ताकि जब एक्चुअल मुज़ाकरात हों तो उस वक्त फिर वो ये ना हो कि वो तातुन का शिकार हो जाएं। तो इसलिए डिप्लोमेसी बहुत अहम है अभी। लेकिन अभी जो ये डिप्लोमेसी हो रही है, डिप्लोमेसी के साथ साथ जाहिर है दोनों तरफ से जो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी हो रही है, बल्कि सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर नहीं, एक मैं समझता हूँ कि एक टग ऑफ वॉर भी एक किस्म का है। कोशिश कर रहे हैं कि बार्गेनिंग पोजीशन अपनी इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, जिससे मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन का अंदेशा है। और जो है ना, और ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो मिसकैलकुलेशन ना हो और बात ये मुज़ाकरात पे आए। जब मुज़ाकरात पे आ जाएगी बात, तो उसमें वो मुज़ाकरात बहुत प्रोडक्टिव होंगे। जो नेक्स्ट राउंड है वो काफी ज्यादा पेशरफ्त होगी उसमें। ये जो मुज़ाकरात का दौर हुआ और उसके बाद जो खबरें मंजर आम पर आईं और जिस तरह की सूरत हाल आपने देखी, आप समझते हैं कि यहाँ पलड़ा एक तो किसका भारी था और किस फरीक यानी दोनों जो वफूद थे उनमें से किस में ज़्यादा माकूलियत और लचक आपको नज़र आई? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स पे थी। इत्तेफाक की बात है कि आज जो ईरानी सफ़ीर हैं यहाँ पे, वो मेरे पास आए हुए थे, तो हमारी अच्छी एक नशिस्त भी हुई, तो अच्छी गुफ्तगू थी उसमें। तो देखें, अब कई चीज़ें जाहिर है कि आप नहीं कह सकते और ना ही जो है ना, लेकिन मेरा ख्याल है जो दोनों साइड से ही जो अच्छी बेसिकली जो है ना, मेरे ख्याल एक लचक भी दिखाई गई और बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो है ना, जाहिर है दोनों साइड्स को ये समझते हैं कि जी मुज़ाकरात ऐसे चल रहे थे कि बात जो है ना बिल्कुल एक मुआहदे तक पहुंचने वाली थी और बीच में एक अचानक ही वो रोक दिए गए या तातुल आ गया। तो इस किस्म की जाहिर है कि दोनों साइड्स जो हैं वो, लेकिन वो तो होता है। देखें, इस तरह के मुज़ाकरात में दोनों फरीक पर एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डालते हैं, तो कई बार फिर ये जो है ना, तो उसको आप उस तरह से नहीं देख सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाज़ेह था कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए और उसमें खासी पेशरफ्त भी हुई थी। ये अच्छा, एक ट्रंप साहब ने कहा, जेडी वैंस ने कहा कि जी 20 साल के लिए आप अपना प्रोग्राम मुअत्तल कर। ट्रंप ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी अमेरिका ईरान का एटमी प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए, कभी एनरिचमेंट 1% भी ना हो। दूसरा, वो कहते हैं कि मुश्तरका कंट्रोल होना चाहिए आपना हुर्मुज़ पे। तो ये दोनों बातें जो हैं ईरान को माननी पड़ेंगी बिलाखिर, या अमेरिका ये बाकी मामलात में रियायत हासिल करने के लिए, ये एक दबाव बढ़ाने के लिए दोनों मुतालबात कर रहा है? और ये क्या रियलिस्टिक हैं दोनों मुतालबात? देखिए, जो न्यूक्लियर पे बात चल रही है इसमें 3-4 इशूज हैं ना, तो उसमें से एक इशू ये है कि वो कह रहे हैं जी आप फ्रीज करें एनरिचमेंट जो है ना इसकी यूरेनियम की, उसकी अफसूदगी जो है उसको आप बिल्कुल ही बंद कर दें। तो उस पर बात हो रही है। अमेरिकन कह रहे हैं कि 20 साल के लिए करें, जो है वो कह रहे हैं 5 साल ईरानी। अब उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जब JCPOA हुआ था, वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो जो मुआहदा 2015 में हुआ था, तो उसमें वो मियाद 10 साल की थी। तो जाहिर है ट्रंप चाहते हैं कि उससे बेहतर हो, जो है, क्योंकि अगर उससे बेहतर नहीं होगी तो वो कैसे कहेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि सारा कुछ करने के बाद भी जो है अगर वही लिया है तो फिर क्या हुआ। सो एक तो खैर वो फैक्टर है दोनों साइड्स पे। दूसरा, उसमें वो क्रिटिकल फैक्टर है, वो जो 450 किलोग्राम जो 60% से ज्यादा अफसूदा यूरेनियम है, तो उसका बहुत अहम है, स्टिकिंग पॉइंट है इस वक्त वो, कि वो फिर क्या हो उसका, वो अमेरिकन चाहते हैं कि उनके हवाले कर दी जाए या IAEA के हवाले, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके हवाले कर दिए जाए। तो वो जो है ईरानी चाहते हैं कि नहीं, जो है ना, देखो उसका एक तरीका ये होता है कि उसको डाउन बेंड कर दें, यानी कि अब वो अगर इस वक्त 60% है तो उसको एक डाइल्यूट करके आप उसको नीचे लेके जा सकते हैं, 30 पे, 10 पे, इवन 3-4% पे भी लेके जा सकते हैं वापस। तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये इधर ही होगा। तो वो एक मामला जो है अहम है। अब नए हुर्मुज़ की जो आपने बात की, देखिए अमेरिका की वो किसी वक्त उन्होंने कहा था ट्रंप ने, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन अ वेरी सीरियस नोट उनका ये नहीं है कि हम मिलकर इसको कंट्रोल करेंगे। उस पर ईरान ने एक पेशकश की है, वो तो चाहेंगे कि जी जंग से पहले की जो सूरत हाल थी उस पर वापस चली जाए चीज़, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटरवे है। उस पर किसी एक मुल्क की अमलदारी तो नहीं होनी चाहिए। उस पर मैं बता चुका हूँ कि जो टेरिटोरियल वाटर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो आधे एक साइड से वो ईरान के हैं, वो टेरिटोरियल वाटर्स दूसरी साइड से वो ओमान के हैं, वो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसका मतलब तो ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज आप ले सकते हैं, वो आपके बाकी जो है मशकें कर सकते हैं, इस तरह की चीजें होती, और कई उसमें से जो है ना आप बिल्कुल आपकी जुरिस्डिक्शन होती है, लेकिन ये नहीं कि आप वो इंटरनेशनल वाटरवे जो है जिस तरह ये है उसको आप बंद कर दें। वो जो बहुत बड़े होते हैं उसमें होता है। ये ठीक है। तो उसमें मैं लास्ट पॉइंट ये है
कि आप नए हुर्मुज़ पे ईरान अभी कुछ किस्म की बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, हम ओमान वाली साइड जो सी है ना उसको छोड़ते हैं, वहां से फिर शिपिंग जो है ना सारी जारी हो जाए, जो हमारी वाली साइड है उस साइड की, उस पर हमारा जो है ना कंट्रोल रहे वैसे ही। तो अब ये मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, तो देखें बात कहाँ सही। अच्छा, एक जो और मामला है जिस पे जो ये जो डायलॉग हुए उसमें था कि $270 बिलियन नुकसान ईरान को हुआ है इस जंग की वजह से। ये जो नुक्ता है, आप समझते हैं इसके लिए कोई स्पेशल फंड बनेगा या जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं ईरान के वही डी फ्रीज हो जाएं तो ईरान को वो कंपनसेशन मिल जानी है? जी, $270 बिलियन की बिल्कुल ये अमाउंट ईरान की तरफ से आई है, उन्होंने जिस तरह भी कैलकुलेट किया। लेकिन देखें, ये कोई नहीं देगा इस तरह की अमाउंट, सिर्फ यही है कि जो उनके एसेट्स हैं वो उनमें से अनफ्रीज, अब वो तकरीबन अंदाजा है कि अगर वो सारे ही एसेट्स में ला लिए जाएं तो बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं, कोई तो एस्टिमेट्स कह रहे हैं $100 बिलियन के करीब, लेकिन उसमें से जो इमीडिएटली रिलीज हो सकते हैं जिसकी बात हो रही है वो $7 बिलियन के हैं, जो कि अमेरिका में नहीं है, वो मेरे ख्याल कतर में है और शायद किसी और मुल्क में। तो उनकी बात है, ईरान चाहता है कि वो फौरी तौर पर मिल जाएं, जो है उसके बाद बाकियों की एक बतदरीज एक जो है ना रोड मैप हो, और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि सैंक्शंस रिलीफ फौरन मिले, जो है अमेरिकन को ग्रेजुअली करना चाहते थे स्टैगर्ड, तो जाहिर है उस पर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी उनको कम्पनसेशन वैसे तो आउटराइट नहीं मिलेगी कहीं से, उनको यही होगा कि ये उनके अपने जो एसेट्स हैं वो फिर अनफ्रीज होंगे जिस हद तक भी उस पर फिर अमेरिकन तैयार होते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब, सेक्रेटरी खारिजा हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, चीनी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, एक तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान को हथियार फराहम करने के बारे यकीन दहानी करवाएगी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई ख़त नहीं लिखा गया है अमेरिका को। और तीसरा, उन्होंने कहा कि ईरान की जो खुद मुख्तारी है और सलामती है उसका एहतराम होना चाहिए। अगेन एक पोजीशन बड़ी क्लियर की है उन्होंने, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पहले भी ये पॉइंट आउट हमने किया कि एक जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं और दूसरी जानिब आके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान स्टेटमेंट देते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है अब्बास अरागची की स्टेटमेंट मार्केट पे भी, स्टॉक पे भी, तेल पे भी। और इसी तरह आप चीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी स्टेटमेंट भी अपैरेंटली देखा जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, लोग उसको ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। अगर ये जो स्टेटमेंट्स, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स, उनकी टीम की स्टेटमेंट्स, क्या अमेरिकन्स भी इन बातों को इसी तरह ले रहे हैं? वहाँ पे भी ट्रंप फैक्टर अभी भी है, जेन जी उसी तरह वो ट्रेंड फॉलो कर रही है, या उन दोनों साइडों पे देखा जा रहा होगा कहीं ना कहीं कि यार जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो कितनी हकीकी है और दूसरी जानिब कितनी हकीकी है? अब्बास साहब, ट्रंप ने इक़्तिदार में आने के बाद आपको याद है CNN को तड़ी लगाई, न्यूयॉर्क टाइम्स को तड़ी लगाई, अभी 4 दिन पहले उसने कहा जेल जाएगा वो जिसने खबर दी थी, याद है ना? मुज़ाकरात के दौरान, एक मुज़ाकरात से एक दिन पहले CNN का नुमाइंदा जो था। तो अगर अमरीकी अवाम, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट सदर ट्रंप के बयानात को सीरियस ले रहे होते तो ये सूरत हाल ना होती कि हेगेस्ट को ये कहना पड़ता कि हमारा मीडिया, अमरीकी मीडिया जो है वो हमारी कामयाबियों को जो है वो कम करके पेश कर रहा है, ईरान की कामयाबी को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो ना ट्रंप पर कोई बहुत ज़्यादा एतबार कर रहे हैं, ना उनकी टीम पर एतबार किया जा रहा है, और ये गिला भी है उनको। सही है। तो इसीलिए फिर दूसरों की बात तो मानी जाएगी ना। सही। हमें अमेरिका से ताहिर जावेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। ताहिर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये कहा है कि मज़ीद तोसी इस जंगबंदी में नज़र नहीं आ रही। अपैरेंटली इट लुक्स के मामलात तय हो रहे हैं, लेकिन इस जंग ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी और उनकी जमात की जो स्टैंडिंग है पॉलिटिकल, उसको किस हद तक मुतासिर किया है? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टैंडिंग है उसको तो बहुत ज़्यादा, और जो उनकी जमात है उनका जो वोटिंग पैटर्न जो है उसको देखते हुए अभी तो यही महसूस होता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कम से कम इनकी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है।
अभी जो इन्होंने बिल वार के लिए अप्रूवल्स के लिए जो डाले थे उसके अंदर कोई 1-2 सेनेटर्स इसके अपनी पार्टी से निकल के उन्होंने वोट करना शुरू किया है। तो ये जो ब्रेक थ्रू अभी हुआ है उसमें ये है कि वरना जब से ये री इलेक्ट हुए तो एक भी वोट इनके विश के अगेंस्ट नहीं आ रहा था। तो अभी ये जो मैं 15 तारीख की बात कर रहा हूँ तो इस वोटिंग के अंदर पैटर्न देखने में आया कि वो अब सबको ये नज़र आना शुरू हो गया कि वो सब के सब अपने री इलेक्शन के अंदर किसी ट्रबल में आएंगे अनटिल अनलेस वो कोई ना कोई फेस सेविंग करें। तो ये है पार्टी की सिचुएशन। ट्रंप का जो मामला है वो बेसिकली उनकी जो रेटिंग है इस वक्त वो इतनी लोएस्ट है, यानी ये जिन चीज़ों के लिए आप देखें बड़े यानी इस अमेजिंग कि जब ये गए थे जी कि ईरान के अंदर हम उनकी रजीम चेंज करने जा रहे हैं कि उनकी जो लीडरशिप है वो वेरी अनपॉपुलर है और वो तो अब वो उनको अनपॉपुलर करते करते वो इस कंट्री के अंदर ख़ुद इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि ये पिछले सारे रिकॉर्ड जो थे इनके अपने नहीं किसी भी प्रेसिडेंट के रिकॉर्ड जो है ना सिटिंग प्रेसिडेंट के 1 साल के बाद कोई भी अब ये इनको अब सेकंड टर्म जो है वो बेसिकली टेक्निकली उसके सेकंड टर्म के पहले ही आप साल के बाद इस लेवल तक जब आपकी वो जो आ गई है जो रेटिंग वो कभी किसी की नहीं हुई और वो भी ड्यूरिंग वार। कभी किसी प्रेसिडेंट की ड्यूरिंग वार इतनी कम वार की तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि रेटिंग को बढ़ाने के लिए वार करते थे ये लोग। तो इनके जो ब्लंडर्स इनके जो इनके डिसीजंस हैं और फिर उसके बाद हर आधे घंटे के बाद एक नया बयान देते हैं जो पिछले से कंट्राडिक्ट कर रहा होता है। हर यानी किसी भी बंदे के साथ लड़ाई फ्रस्ट्रेशन मामला का ये हल है, यानी जिस चीज़ को वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। हालांकि ये ही वाज अ ग्रेट नेगोशिएटर, वो अपने कार्ड्स को भी होल्ड नहीं कर सक रहे, हाइड नहीं कर सक रहे। लोगों को पता लग रहा होता कि ये डेस्परेटली इस डील को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जो एक पोजीशन है उसको एक इन्होंने जो एक रिस्पेक्ट है जो एक माइटीनेस गिनी जी जाती थी उसके साथ इन्होंने वो हाल कर दी है कि वो यानी मुँह छुपाने वाली बात हो गई है। अभी बेसिकली जो मेरे जैसे डुअल सिटीजन हैं वो मेरे ख्याल वापस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अच्छा तो ये तो आपने दिलचस्प बात की है। ये तो इसमें नहीं कि 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और आर्मी लीडरशिप का प्रोफाइल बढ़ा है और आप बता रहे हैं कि अमेरिका का और अमेरिकी सदर का प्रोफाइल कम हुआ है। तो ये तो बड़ी हमारे लिए तो बाहर बड़ी हौसला अफजा बात है। ये फरमाएं कि हम तो इस तासुर का शिकार थे कि जी अमेरिका में एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, वहाँ इदारे काम करते हैं, इदारे डिस्कशन करते हैं और सदर हो या उसकी टीम हो वो बड़े कामिल लोगों पर। अब वहाँ क्या इस हद तक मामला ख़राब हो चुका है या ज़वाल आ चुका है कि सदर ट्रंप जंग के दौरान भी सही फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है और उनको कोई मशवरा देने वाला भी नहीं है, नाक़िस फ़ैसले वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप, क्या आपको नज़र आता है? देखें अमेरिका का जो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसकी मिसालें लोग देते थे कि जी इतना यानी आप प्रेसिडेंट को आपने ऑटोनॉमी दी हुई है और बड़े बहुत ज़्यादा इख्तियारात है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उसके बाद पैसा कोई नहीं है। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कांग्रेस में जाना पड़ता है। इसको आप बड़े सादे अल्फाज में कि जी बाप की घर पे चलती है लेकिन पैसा माँ के पास होता है। तो यहाँ पे ये जो बाप आया है ना इसने यानी पैसे दूसरी तरफ से ब्लैकमेल करके भी ले लेता है और वो इस तरह की हरकतें हुई हैं कि आपके इनके विश के खिलाफ अगर किसी ने इनकी पार्टी में वोट किया ना तो इन्होंने पिछली दफ़ा भी यही किया था कि उसके प्राइमरी इलेक्शन देखें अब सिटिंग प्रेसिडेंट आपकी पार्टी का आपके प्राइमरी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के 2 साल बाद इलेक्शन आ जाते हैं, आपके खिलाफ किसी नए बंदे को इंडोर्स कर दे तो यानी उस कांग्रेसमैन की अपनी रिस्पेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं आउट ऑफ द वे जाके कि लोग इनसे डरते हैं। वो कहते हैं इस टाइम को जैसे शरीफ आदमी किसी भी बदमाश से डरता है ना तो वो कहते हैं ये टाइम गुजारो जो थोड़ा सा है, इसने तो चले जाना 3 साल के बाद, हमने बाद में भी ये काम करना है। तो ये जो मामला इन्होंने जो किए ना इससे पूरा एक जो डायनामिक्स यहाँ पे जो है ना वो चेंज होते जाएंगे। अच्छा अब आप ये देखें ये जो बिल है ये जो आखिरी बिल था उस बिल क्या था वो उसके अंदर वो चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट के इख्तियारात को वार के अंदर कम कर दिया जाए क्योंकि वार में जो somebody has to take the shot, he is the supreme leader। तो वो उस यानी अब पहली दफा आप देखें अमेरिका के अंदर ड्यूरिंग वार
ये बहुत एक, यानी इसको अगर आप इसकी मिथ समझें, ड्यूरिंग वार अपने सुप्रीम कमांडर के इख्तियारात को कम करने के बिल पेश हो रहे हैं, और उसके अंदर भी जो वोटिंग इनके खिलाफ हो रही है उसमें बाई पार्टीजन वोटिंग आ रही है, इनकी पार्टी के लोग भी उसके हक में वोट दे रहे हैं। वो अलग बात है कि सेनेट के अंदर अप्रूवल के लिए आपको 60 वोट चाहिए इस तरह की चीज के लिए। 60 वोट नहीं बन सकते इस वक्त, लेकिन सिंबॉलिक एक चीज आ गई है कि आप घोड़े पे बैठे हैं और मैदान जंग में हैं, और आपकी ही पूरी कौम आपके इख्तियारात को कम करने की कोशिश कर रही है। ये हालात हैं इस वक्त। ये तो हुई कांग्रेसमैन जो हैं लॉ मेकर्स का रवैया, लेकिन खुद जनाब ट्रंप ने भी तो जो एक मशहूर मकूला अंग्रेज़ी का चलता था कि जी दौरान जंग घोड़े तब्दील नहीं किए जाते, तो उन्होंने तो घोड़े तब्दील करके दिखा दिए। आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया, बहरिया के लोगों को, फ़िज़ाइया के लोगों को, तो उन्होंने भी तो कमाल कर दिया है ना। जी जी, मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ कि ये जो इनके सेक्रेटरी वार है ना, इनको भी ये किसी ना किसी दिन कुर्बानी का बकरा नहीं, वो मैं कहूँगा ये वो है जो इनकी बलि चढ़ाएंगे। क्योंकि आप याद रखें, आप अपनी हर गलती के बाद ये अपनी ही टीम में से एक या दो लोगों को फिर फायर करते हैं और चलता करते हैं और सारा ब्लेम उन पे डालते हैं। नहीं, अब ये जो मिजाजन एक जैसे नहीं है, जो सेक्रेटरी वार भी और ट्रंप साहब भी नहीं, लेकिन अब देखें ना किसके ऊपर ब्लेम जाएगा ये। अब ये तो नहीं कह सकते ना, हाँ ये मलबा किसी और पे जा नहीं सकता। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो यानी जो इनको उकसाने वालों में इनकी अपनी पार्टी के अंदर वही है, यानी बाहर से तो नेतन्याहू है ना, लेकिन इनकी पार्टी में से उनको तो फायर कर नहीं सकते, लिहाजा इनको फायर करेंगे और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने यह कौम को समझा दिया। अब अनफॉर्चुनेटली को 10-15% लोग इनके, 20% लोग इनके जो फॉलोअर हैं वो फिर भी समझ जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो तकरीबन यानी अभी जो साइड लेने की सिचुएशन पूरी दुनिया में ऐसे हो गया है। वो जो कल्ट फॉलोइंग है ना, वो उनको समझाना, इनको ऐसा कोई ना कोई ड्रामा पेश करना, ये कर देंगे और वो एक कल्ट इनका चलता रहेगा साथ साथ। और ये बेसिकली ये बताएं ताहिर साहब, ये अमेरिका के अवाम का दबाव भी है, लॉ मेकर्स का दबाव भी है, और जो इत्तेहादी हैं यूरोप के उनका दबाव भी है, और हत्ता के मशरिक़ वस्ता के जो मालिक हैं जो अमेरिका के माजी में इत्तेहादी थे, अब ये जंग ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो ख़त्म अगर जंग होती है तो अपने वोटर्स को, अमरीकी अवाम को, अपने साथियों को ये जो हमारे यहाँ एक इस्तेमाल होते हैं कि कौन सा मंजन वे बेचेंगे। आप समझते हैं अमेरिका में क्या डिस्कशन इस वक्त, वाव फैक्टर क्या है इनके पास? एक्चुअली वही मंजन जो है ना, उसी को तो ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऐसी दे दी जाए जो हम वापस पब्लिक में ले जाके बोलें कि देखिए हमने ये निकाल के लाए हैं, इतनी हमने जो खुदाई की है ना अंदर से, हमने ये था वो जो डेंजर जो। अब उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। देखें ये इस लेवल की, जैसे इनके यूरेनियम है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ मजाक में कि 2 पीपे यूरेनियम हमें पकड़ा दो जो उधर रखा हुआ है। तो मतलब ये भी अब ये इस लेवल तक है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये मेरे ख्याल में इनको किसी ना किसी हद तक फेस सेविंग होने भी जा रही है। ताहिर साहब ये बताइए जो आप जिन फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कैलकुलेशन, खैर इससे पहले, जंग से पहले तो नहीं लगता कि कोई कैलकुलेशन थी, लेकिन ओवरऑल जो उमूमी तौर पे जो पब्लिक है, अमेरिकन पब्लिक है, क्या वो इस बात को समझ रही है कि अमेरिका ये जंग में जाना ही गलत था, और अब जो नतीजा भुगता है तो प्रैक्टिकली ईरान को हमने एक सेफ मार्जिन भी दिया और एक विक्ट्री प्लेटफॉर्म भी दे दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद जो महंगाई बढ़ी है अमेरिका में, जो अंदरूनी मसाइल लोगों के इजाफा हुआ है हुकूमती क्लेम्स के बरक्स, उस पे लोग क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा, अब ये इसमें बड़ी एक आपका यानी इंतहाई अहम सवाल आपने किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने री इलेक्शन में ये कहते हुए, प्रीचिंग करते हुए आए हैं कि ये जो हमारे यहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, हम लोगों की वार लड़ते रहे, हम अपना पैसा, और ये पैसे के थ्रू जाते हैं ना हर चीज़ को, हम अपना पैसा बर्बाद करते रहे वार के ऊपर, और ये प्रीचिंग करके इन्होंने लोगों का दिमाग बनाया हुआ था। अब उसके फिर वापस तो यही प्रीचिंग ये यहाँ पे इन्होंने करके लोगों के दिमाग में डाल दिया पिछली दफ़ा। अच्छा, अब लोग इसको समझते हैं कि ये जो अब खर्चा हो रहा है इसका, फिर ये इस तरह के भी ड्रामे करते थे कि जी मैं खर्चा फलां से कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट से कराऊंगा। अब ये जब हुई ना कि ये कौन देगा, उसमें इन्होंने बयाना दिए कि जो मशरिक़ वस्ता के बाकी लोग हैं वो पे करेंगे। अच्छा, जैसे वाल के ऊपर कहते थे कि मैक्सिको पे करेगा, लेकिन अब लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि ये ऐसा होता कुछ नहीं है, ये हमें सिर्फ एक बलोनी दे के आगे निकल जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ बनती चली गई, लोगों को वार से हटाना शुरू कर दिया। इन बिटवीन हुआ कि इनको समझा के चला गया और ये वार पे चले गए। अच्छा, अब जो पब्लिक है, पब्लिक को ये चीज़ अब बहुत हद तक पता चल गई कि ये जो वार्स के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे थिंक टैंक भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो
बिल्कुल निकल के बोलना शुरू हो गए हैं कि भी हम, अच्छा अब क्या बोलना शुरू हो गए हैं, लोगों ने यहाँ तक इसके अंदर कहना शुरू कर दिया कि जी यानी ये बयानात आप पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इसराइल की वार के लिए क्यों मरे। ये अच्छा ये लाइन मैं नहीं समझता था कि मैं अपनी लाइफ में ये लाइन अमेरिका की धरती के ऊपर सुनूंगा किसे, क्योंकि यहाँ पे एंटी बायकॉट का जो बिल है वो इस तरह का पेचीदा बिल पास कर दिया गया कि आप इसराइल का नाम लेके कोई भी एक गलत चीज बोलेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप अमेरिका का झंडा जला दें आपको कुछ नहीं होगा, आप इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज बोलेंगे आपको। इस तरह के कानून अप्रूव हो चुके हैं, यानी बन चुके हैं अमेरिका की धरती के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि उनको भी खत्म होना चाहिए अल्टीमेटली। लेकिन अब ये जो लाइन मैंने बोल दी ये भी कोई इतनी अच्छी लाइन नहीं है, आपको एक चीज देता हूं। अच्छा अब ये मामला यहां से निकल के आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि लोग नेतन्याहू के ऊपर मुकम्मल तौर पे तनकीद कर रहे हैं और बराबर बोल रहे हैं कि वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए पूरे अमेरिका की इकानमी का बेड़ागर, दुनिया के पीस का बेड़ागर करने की कोशिश कर रहा है। और ये अच्छा फिर आप ये देखें कि लोगों को अब ये समझाना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि जब आप थोड़े महीने पहले जब वार में गए थे या झड़पें की थी आपने, और आपने क्लेम कर दिया था जी हमने हर चीज़ का सफाया। अच्छा ये भी एक चीज़ है ना, जब ये क्रेडिट लेते हैं ना तो फिर तो ये कह देते हैं कि ये जो चांद है ना इसको मैंने रीमॉडल कर दिया, बस ये फिर आप बेख्तियार बोलते हैं। अच्छा अब वो लोग ये भी पूछना शुरू हो गए यार एक ही काम को आप 2 दफा करके उसके पैसे ले रहे हो हमसे, यानी दिस इज हाउ इट इज ना, कि आपने बोला जी मैंने आपको यहाँ लाहौर से शेखुपुरे पहुंचा दिया, फिर कहते मैंने लाहौर, तो अगर मैं पहले ही शेखुपुरे था तो वापस कैसे पहुंचा दिया आपने। तो ये चीजें अब लोग इनके सामने आनी शुरू हो गई कि अब बार बार एक ही चीज हमें बेचते जा रहे हो। तो ये इस तरह अब जो ताहिर साहब क्वेश्चन ये है, एक बड़ी फॉलोइंग है, जनरेशन जी इनको फॉलो करती है, तो ये जो अब इवेंट्स हुए हैं इसके बाद भी जनरेशन जी वही सोच है उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे, या आप समझते हैं कि वो कल्ट फॉलोइंग से निकल के थोड़ा प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक सोच रख रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो फॉलो करने वाली एज है ना उसमें जेन जी जो है वो इतनी ज़्यादा मकदार नहीं है उनकी। वो तो आप देखें ना कि इनके पिछले टर्म के अंदर भी आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते रहे, और इस दफ़ा भी लोगों ने ये जो मिलियंस प्रोटेस्ट खड़े थे उसमें 2 ही थे ना, एक तो फीमेल बहुत ज़्यादा होती थी और दूसरे ये जो जेन जी है ना, जेन जी तो माँ बाप की नहीं मानती, उनका अपना एक रवैया है, उनको आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती मना नहीं सकते। वो आपस में एक दूसरे की बातें बहुत मानते हैं, लेकिन ये है कि ऊपर से इतना ज़्यादा आप उनको नहीं कर सकते। वो 2 दफ़ा आप उनसे झूठ बोलेंगे, तीसरी दफ़ा आपको गुंजाइश नहीं देंगे। अच्छा अब बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर ये जो एक तब्दीली आई है ना कि नई जो बच्चे जो आगे आ रहे हैं, यही एक तब्दीली है जिसके ऊपर दुनिया को होप भी कर रही है कि यार ये जो है ना इनको आप बेवकूफ़ उस लेवल का नहीं बना सकते जितना इनकी पिछली जनरेशन को आप बनाते चले गए हैं। लेकिन इनके पास जो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है ना वो है अनएजुकेटेड कंट्री के अंदर जो लोग जो बहुत ज़्यादा, यानी अभी सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा दुनिया की खबर को तवज्जो ही नहीं देते, उनको नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है। बहुत से अच्छा आपको ये चीज़ मैं बताऊँ, शायद आपके ऑडियंस ने कभी ना सुना हो, एवरेज अमेरिकन जो है उसने 100 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं किया होता। वो उनको आप पूछे ना कि यार आप वो बड़े टाउन में कभी गए थे, कहते नहीं मेरा दादा गया था। अब कितना दूर, बिल्कुल पूरा बड़ा टाउन, यानी आप समझे लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो एवरेज नहीं है, आप वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क को देखते हुए अमेरिका का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप साउथ के अंदर जाके मिसिसिपी में, लुजियाना में या इस जगह पे जाते हैं, आप लोगों को जा करके पूछते हैं ना कि ये मतलब अब ईरान का तो चलो पता चल गया लोगों को कभी वो क्या है, लोगों को इंडिया और पाकिस्तान का आज भी बेशुमार लोगों को पूछेंगे तो समझेंगे ये एक ही मुल्क है जो इकट्ठा ही चल रहा है और अंदर बैठे लोग लड़ रहे हैं, यानी इस तरह की इनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो अच्छा अब ये है कि ये जो इस ईरान वार के अंदर लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया कि पाकिस्तान, दिस इज हाउ इट इज, कि भी पाकिस्तान और फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों की इतनी दफ़ा इन्होंने कि मेरे ख्याल है कि कम अज़ कम पाकिस्तान को कोई इन्होंने अमेरिका के अंदर बैठ के कोई 5 से 10 बिलियन डॉलर की फ्री एडवर्टाइजमेंट दे दी है। अच्छा अब ये किसी को समझाना हो ना। अच्छा अब एक और भी चीज़ हो गई है, जब बार बार वो बोल रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं, फिर हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान की अगर इन्होंने लॉबिंग कर दी है तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना। नहीं, इस लॉबिंग यहाँ तक कर दी है कि नीचे आप समझे कि पब्लिक को भी पता चलने लग गया ये भी एक मुल्क है। और अच्छा मजे की बात यह है कि लोग यहाँ तक भी पूछते हैं कि बड़ा ताकतवर कोई मुल्क है। अच्छा यहाँ पे एक और ट्रेंड भी देखने में है, बड़ा देखे ना ताज साहब, पहले तो ये होता था कि जी हमारी लड़ाई होती है, अमेरिका सुलह कराने आता है। अब पता यह चला है कि नहीं जी नहीं, वो तो सुलह कराने के काबिल नहीं है, उनकी लड़ाई हो तो हम सुलह करा सकते हैं।
हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं अब 35 साल से इस मुल्क के अंदर, और उसमें को 25 साल मेरे हैं जिसके अंदर मैं वाशिंगटन डीसी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व रहा हूँ। अच्छा, अब हम जाते थे ना, जैसे कोई पाकिस्तान से गेस्ट आया है और वो यानी कोई मिनिस्टर या कोई और, तो उसने किसी यानी सेनेटर को या किसी कमेटी के हेड को मिलना है। अच्छा, अब हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो जाती थी, मैं 100 दफ़ा खुद जा कर के मिलूँ, जब मैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर से मिलाने की बात करूँ ना, तो वो आगे से 10,000 दफ़ा उनके जो नीचे से ना रेजिस्टेंस आती थी। अब ये थी रेपुटेशन, मैं आपको बताऊँ, ये सालों साल की। अच्छा, अब उसके बाद यानी एक मिनिस्टर के लिए मिलने के उसके और किसने मिलना है, कांग्रेसमैन या सेनेटर ने। अब जनाब आप आते हैं अनस्केजुअल, प्रेसिडेंट से मिलके चले जाते हैं, आपके अपना फील्ड मार्शल साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, ये हुआ क्या है, मैं बड़ी सादी बात आपके ऑडियंस को बताऊं कि सालों साल से पाकिस्तान 100% स्ट्रेट बात नहीं करता था, और ये बड़ा तल्ख है जुमला, लेकिन ये करेक्ट है। अच्छा, हम जिसको डिप्लोमेसी कहते थे ना, उसके अंदर ऑब्वियसली डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हाइड की जाती हैं, लेकिन यहाँ वाले लोगों ने 2-3 दफ़ा ऐसी ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं, उसके बाद फिर शायद आप सच भी बोलते थे, माना नहीं जाता था, अनटिल अनलेस आपकी वहाँ पे आर्मी चीफ चेंज हुए और आसम मुनीर साहब जब आए, और इनकी पहली इंटरेक्शन जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पहली दफ़ा नीचे बोलना शुरू किया कि ये जो अपना उस वक्त तो जो मिले थे फील्ड मार्शल नहीं थे, कि ये जो जनरल है, ये जनरल जो है सही बात करता और सीधी बात करता और मेरी वो समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या था, इन्होंने उसमें क्या कन्वर्सेशन हुई है तो यही जानते हैं, लेकिन अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के अल्फाज जो हैं उनके ऊपर कोई शक नहीं किया जाता। अब वो ये समझते हैं कि हमारा कोई सालस कर सकता है जो नेक नीति से हमारे साथ बैठा हुआ है, और हमारे साथ 2 नंबर ही नहीं करेगा टेबल पे जाके वो। बिल्कुल ठीक है। ये ताहिर साहब, टाइम खत्म हो गया। ताहिर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।